प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रॉप बोर्ड में। बच्चों, हम लोग अभी 10th क्लास के वास्तविक संख्या की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का क्लास 1 और क्लास 2 कंप्लीट हो चुका है। और इन दोनों वीडियोज में हम लोगों ने सीखा है कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के प्रकार क्या हमने देखा है। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में सीखा है। आज के हम लोग क्लास में, आज के वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, क्योंकि हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में सीख चुके हैं। तो आज अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखेंगे और फिर अभाज्य गुणनखंड के बाद हम लोग भाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे, फिर पूर्णांक संख्या के बारे में सीखेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग का यही वीडियो रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर लीजिए, और जिससे आपको लाभ हो सके, क्योंकि अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग सीखते हैं सबसे पहले कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो कि पिछले वीडियो में आपको सिखाया गया है। तो अभाज्य संख्या के बारे में मैंने सिखाया था आपको कि वह संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड होता है। केवल दो गुणनखंड का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि 2 अगर एक अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब है कि इसमें या तो 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 2 से भाग लगेगा। इसका मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड जो है, गुणनखंड वे सारी संख्याएं होती हैं जो इस दी गई संख्या को विभाजित करते हैं। और यहाँ पे केवल 2 ही गुणनखंड है, मतलब यहाँ 1 है और यह एक संख्या स्वयं है। तो इसका मतलब वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, जिसमें एक संख्या, एक गुणनखंड 1 होता है और दूसरा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होता है, तो इस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बताया गया था कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि 2 जो है वो सम संख्या भी होता है, इसलिए हम 2 को सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं अगला अभाज्य संख्या 3 भी होता है, क्योंकि 3 का भी अभाज्य गुण 3 का भी गुणनखंड 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, है ना। इसी तरह 5, 7, है ना, 11, 13 ऐसे हम लोगों ने देखा था। और हम लोग जानते हैं कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो 1 से 100 के बीच कुल मिला के 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या जो है, ये हम लोग सीख लिए। अभाज्य संख्या पर आधारित हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखने वाले हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग का क्या है, तो हेडिंग है, टॉपिक हम लोग का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसको प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसे, अभाज्य गुणनखंड होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी भाज्य संख्या को, अब किसी भाज्य संख्या को, तो ये इससे पहले हम लोग सीखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या या इसी का एक और नाम होता है यौगिक संख्या। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य या यौगिक संख्या जो है, ये अभाज्य संख्या का जस्ट उल्टा होता है। और जैसे कि अभाज्य में हम लोगों ने सीखा कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वैसा ही भाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 2 से अगर ज्यादा गुणनखंड हो रहा है तो यहाँ पे वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। और देखिए हम लोग बात करते हैं कि भाज्य संख्या कौन कौन सा हो सकता है। क्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्या हो सकता है। तो देखिए 1 जो है ना, 1 के बारे में याद रखिएगा, 1 ना तो भाज्य होता है, ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। 1 जो है ना, एक भाज्य और अभाज्य के श्रेणी में नहीं होता है, यानी 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, ना ही अभाज्य होता है, यानी 1 को हम भाज्य अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, चलो 2 क्या है, तो 2 सिर्फ एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और 2 होगा। यहाँ पे 3 जो है ये अभाज्य है, 1 और 3 होगा। लेकिन यहाँ देखिए भाज्य संख्या हमने बोला कि वैसी संख्या
जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ इकलौता शुरुआत में सबसे पहले मिलेगा 4, जिसका गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। क्योंकि यहाँ पे यह 4 जो है 1 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। और हम लोगों ने गुणनखंड में सीखा है कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड होता है कि जिन जिन संख्या से दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे 1 2 4 से यह 4 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है कि यह 1 2 4 जो है इस 4 का गुणनखंड है। और हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इस 4 का क्या है, 2 से अधिक, यानी 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या भी क्या है, इसका गुणनखंड है। तो इसका मतलब यह है कि 4 जो है वह हम लोग का भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग भाज्य संख्या ही सीख रहे हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? तो भाज्य संख्या का परिभाषा मैंने अभी दिया कि वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब संख्या में नंबर ऑफ ये फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा हो, तो वहां पे हम लोग इस संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। और इस प्रकार हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है ये हम लोग का 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता है? 4 होता है। और यहाँ पे याद रखेंगे, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, प्लस में सम भी होता है, अर्थात 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होता है। और 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ से एक सवाल पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव कि एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो याद रखिएगा, एक भाज्य संख्या, एक सबसे छोटी भाज्य संख्या और एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, ये अक्सर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और इनका गुणनफल पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे इस प्रकार 8 होता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने सीख लिया कि भाज्य संख्या कहते हैं वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। अब भाज्य संख्या कौन कौन सा हो सकता है? तो भाज्य संख्या सबसे छोटी देखिए 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सॉरी 13 नहीं होगा, है ना, 13 चूंकि अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से ये संख्याएं बढ़ती चली जाएगी। तो कुल मिला के हम लोग समझ गए कि भाज्य संख्या क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं आगे के टॉपिक, और वो है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे सवाल 2 नंबर के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछ लिया जाता है। सॉरी, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड हम लोग कहते हैं कि ये भाज्य संख्या को ही समझिए कि हम लोग अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, है ना। यानी हम लोग भाज्य संख्या को, अर्थात बोले तो भाज्य संख्या को, है ना, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना, यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना ही हम लोग का क्या कहलाता है, तो अभाज्य गुणनखंड कहता है। इट मीन्स हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड सिर्फ कैसे संख्या के कर सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग किसी भाज्य संख्या का करते हैं। याद रखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के लिए जो दी गई संख्या होती है वह एक भाज्य संख्या होती है, और हम उसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, सॉरी, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, यानी गुणा के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्त कर देते हैं। तो इस बात को हम लोग क्या कह देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कह देते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, सपोज दैट कि हम कोई संख्या लेते हैं 12 और यह एक भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में दर्शा देंगे, यही हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। जैसे कि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका यह होता है। और अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कि शुरुआत क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, एंड इसी प्रकार हमारा अभाज्य संख्या होता है। तो हम यहाँ पे जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करेंगे, इनमें से किसी और, यानी हम यहाँ पे 4 से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं और अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या से ही विभाजित करेंगे, अभाज्य संख्या से ही यहाँ पे
हम लोग विभाजन का काम करेंगे और फिर उसे गुना के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए 2 से ये विभाजित हो सकता है, तो हम 2 से यहाँ पे विभाजित करेंगे और 2 से कितना बार में आएगा, तो 6 बार में। फिर इसी तरीके से ये 6 भी हम लोग कितने से कर सकते हैं, तो हर एक टर्म की शुरुआत जो है ये अभाज्य संख्या से ही शुरू करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर एक नया 6 मिल गया, ये 6 मिला, 6 मिला, तो हम इसके लिए भी शुरुआत यहीं से करेंगे और ये 2 से ही इसके लिए भी करेंगे, तो ये क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर हम लोग क्या यहाँ पे 3 भी अभाज्य संख्या लगा सकते हैं, ये हम यहाँ पे 1 मिल जाएगा और हम लोग जानते हैं कि 1 ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, इसलिए हम लोग यह क्रिया जो है, यह काम जो है यहीं पर स्टॉप कर देंगे। और इस प्रकार यहाँ पे देखिए कि इस 12 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 गुना यह 2 और गुना में यह 2 लिख दिया। इस प्रकार हमने लिख दिया गुना के रूप में। यही बातें जो है हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और 10th क्लास में हम लोग को एक और काम करना है, इसे घात के रूप में सजा देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 कितने बार शामिल हुआ, तो 2 बार शामिल हुआ, इसलिए 2 का पावर 2 जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 कितने बार शामिल हुआ, 1 बार शामिल हुआ, तो 3 के पावर 1 दे देंगे और यही जो है हम लोग को इस 12 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आपको अन्य कोई संख्याएं दे सकता है। सपोज दैट हमने 20 ले लिया और 20 ले लिया, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे, तरीका वही होगा, हमेशा शुरू करना है 2 से। 2 से शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का, 10 मिलेगा। फिर इसी तरीके से एक नया संख्या मिल गया, फिर इसकी शुरुआत करना है तो ये 2 से ही करेंगे, है ना। तो आगे ये बढ़ेगा कितना, तो 5 मिल जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं होता है तो छोड़ देंगे। यानी यहाँ पे हम लोग को मिल गया 20 के बदले में देखिए 2 बार 2 मिला और 1 बार क्या मिला, 5 मिला। अर्थात 2 बार 2 मिला तो 2 के पावर 2 हो गया, 5 एक बार मिला तो 5 के पावर 1 हो गया। इसी प्रकार बड़ी से भी बड़ी संख्याएं दिया हो और तरीका यही अपनाना है कि सबसे पहले शुरुआत करना है 2 से। अगर 2 से विभाजित न होने वाला हो तो वहां पे देखेंगे 3 से, 3 से भी न होने वाला हो तब देखेंगे 5 से, फिर उसके आगे इसी प्रकार 7 से, 11 से, 13 से देखे जाएंगे। और इस प्रकार हमें इस भाज्य संख्या को हमने क्या किया कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया और इसी बात को, इसी गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एक पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सवाल दे दिया, कह देगा कि इस 12 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड किया और हम लोग को इसमें 2 मिल रहा है, तो 2 का यहाँ पे घात के रूप में पूछ लिया था, तो 2 का यहाँ पे घात कितना मिला, 2 मिला। तो इसका मतलब यह है कि 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो 2 का अधिकतम यहाँ पे घात कहा जाएगा 2 ही कहा जाएगा। इस प्रकार से कोई भी संख्या दे सकता है और उसके अभाज्य गुणनखंड में आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसका अधिकतम घात कितना होगा। तो हम लोग को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा और वहां पे जिस संख्या के घात के बारे में पूछेगा उसका हम लोग घात देख लेंगे और आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, जो कि मैं चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। अभाज्य गुणनखंड हम लोग समझ गए, भाज्य संख्या हम लोग समझ गए। अब हम लोग के सामने है पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब चलिए आपको बताते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। एक हम लोग को और सीखना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं और ये पूर्ण संख्या जो है समझिए कि प्राकृत संख्या के जुड़वा भाई समझ लीजिए, उसके बगल वाला ब्रदर समझ लीजिए, वही होता है। प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं, सीखे हुए हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या हम लोगों ने सीखा था 1 2 3 4 इस प्रकार होता है। और इसी प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो अब जो हमें समूह प्राप्त हो जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि पूर्ण संख्या की परिभाषा जो है हम कह सकते हैं कि इस 0 से शुरू होने वाला, यानी हम अगर गिनती की शुरुआत 0 से कर दें तो कहेंगे 0 से शुरू होने वाला गिनती की संख्या को, यानी 0 से शुरू होने वाला गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछ लिया जाए तो अनंत होगा।
बस पूर्ण संख्या का इतना ही रूल है। आगे हम लोग को और भी क्वेश्चन वगैरह में है जो आपको पूर्ण संख्या कहता है, तो बस याद रखना है कि ये जीरो से शुरू होता है, बस इतना ही इसका काम है। इसे याद रखना है कि जीरो से शुरू होता है और जीरो से शुरू होकर ये गिनती की संख्या बनती है, अर्थात प्राकृत संख्या ही बन जाती है। तो इसका मतलब है कि जीरो से अगर हम प्राकृत संख्या कह दें तो इसका मतलब उसका नाम एक पड़ जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग को समझना है कौन सा, तो पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहे। तो चलिए आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग को सीखना है इसमें आज के लिए कि हम लोग का पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा देने से पहले हम यहाँ पे इसमें इसके प्रकार को दिखाते हैं कि पूर्णांक संख्या के कौन कौन से हिस्से होते हैं। पूर्णांक संख्या को देखा जाए तो तीन हिस्से में बांटा गया है, जिसमें एक को हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं और दूसरे को हम लोग ऋण पूर्णांक कहते हैं, है ना, ऋण पूर्णांक कहते हैं, और तीसरा जो होता है हम लोग का इसमें एक शून्य को शामिल कर लिया जाता है। और इस प्रकार पूर्ण संख्या जो है, सॉरी पूर्णांक संख्या जो है वह देखा जाए तो धन पूर्णांक में कौन सा होगा, तो समझिए कि धन यहाँ पे प्राकृत ही संख्या होगा। ऋण कैसा होगा, तो ये प्राकृत होगा, लेकिन सिर्फ प्राकृत संख्या में हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होता है, और पूर्णांक संख्या का अंतर्गत हम धन प्राकृत संख्या और फिर ऋण प्राकृत संख्या और शून्य को रख लेते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि धन प्राकृत संख्या, ऋण प्राकृत संख्या और शून्य के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो धन प्राकृत संख्या है, ऋण प्राकृत संख्या है और शून्य है। यानी हम धन प्राकृत संख्या, ऋण प्राकृत संख्या और शून्य के समूह को मिला करके ये तीनों को शामिल करके हम लोग पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद रखेंगे कि प्राकृत संख्या अगर स्पेशली पूछ लिया जाए तो प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन अगर ऋणात्मक रूप में प्राकृत संख्या आता है तो वह प्राकृत नहीं रह जाता है, वह पूर्णांक संख्या हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर प्राकृत संख्या धनात्मक है तो वह प्राकृत भी है और वह पूर्णांक भी है, लेकिन अगर ऋणात्मक रूप में आ गया तो समझिए कि वो सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है, प्राकृत नहीं है ना। और उसके बाद यदि जीरो और धन प्राकृत आ गया तो पूर्ण संख्या हो जाती है ना। तो इन सभी चीजों को यहाँ देखा जाए तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य, ये तीनों को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो हम लोग इस बात को पूर्णांक संख्या कह देते हैं। जैसे पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्या में कैसे कैसे हो सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि मान लीजिए शुरू करते हैं माइनस अनंत से, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या होगा और फिर इसे हम बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे और -5, -4 इस तरह ये बढ़ते क्रम है, इससे इसकी अपेक्षा ये अधिक है, इसकी अपेक्षा -3 अधिक कहलाएगा। अब कैसे, इसमें हम आगे आपको सिखाएंगे। -2, -1 इस तरह से हम लोग का बढ़ते जाएगा, फिर 0 मिलेगा और इस प्रकार से 1, 2, 3 करके कहाँ तक ले जाएगा ये, तो अनंत तक जाएगा। और इस प्रकार माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जो संख्याएं होती है इसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जो संख्याएं होती है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या याद रखेंगे एक पूरे पूरे अंक को दर्शाता है, पूरा अंक को दर्शाता है, यह एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या के विषय में हम लोग को सिर्फ इतना ही समझना है। पूर्णांक संख्या के बारे में थोड़ा सा एक और बात समझ जाए कि पूर्णांक संख्या, कोई पूर्णांक संख्या दिया है, अगर हम इसमें किसी संख्या से गुना कर दे, कोई भी अन्य संख्या से गुना कर दे, तो हमेशा हमें, अगर मान लीजिए कि कोई ABCD कोई पूर्णांक संख्या, कोई अन्य संख्या है, तो हम अगर मतलब किसी पूर्णांक संख्या में कोई भी संख्या से गुना कर दे तो हमारा आंसर जो है वह एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम इसमें कुछ जोड़ दे, है ना, कुछ घटा दे, गुना कर दे, इसी तरह इसमें से हम क्या करें कि जोड़, घटाओ और गुना ये तीनों क्रियाएं करने पर हमें एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगा, या इसका हम वर्ग कर लें। याद रखेंगे किसी पूर्णांक का अगर हम वर्ग करते हैं तभी भी हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है,
लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ये पूर्णांक नहीं भी मिल सकता है, या हम भाग देते हैं किसी अन्य संख्या से तो ये जरूरी नहीं है कि पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी तरह वर्गमूल करेंगे, रूट लगा देंगे तो हमें पूर्णांक मिल भी सकता है, यानी रूट लगाए तो पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पूर्ण रूप से इतना हो जाता है कि अगर हम किसी पूर्णांक संख्या में, हम लोग की वास्तविक संख्या में इतना ही जरूरत पड़ेगा कि अगर किसी पूर्णांक संख्या में हम कुछ मैंने कोई अन्य संख्या से गुणा कर दे, कुछ संख्याएं जोड़ दे, या कोई अन्य संख्या घटा दे, या इसका स्क्वायर कर दे, इन चारों पांचों स्थिति में, ये सभी स्थिति में हमें हमेशा हमेशा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अब इसके आगे जो है हम लोग जो विशेष रूप से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में समझने वाले हैं। तो अगले वीडियो का आप इंतजार करें। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और हम इसी प्रकार आपको पढ़ाते रहे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।